स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन में। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, हिंदी के शब्द रचना एवं उसके प्रकार। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ आज की क्लास, शब्द रचना एवं उसके प्रकार। तो सबसे पहले बात करेंगे शब्द के बारे में। पिछली क्लास में हमने वर्ण के बारे में बात की थी, तो आज की क्लास में हम शब्द के बारे में जानेंगे, शब्द रचना एवं उसके प्रकार। तो शब्द होते क्या हैं, सबसे पहले उनके बारे में जानेंगे। तो शब्द वर्णों के सार्थक संघात को क्या कहते हैं? शब्द। तो संघात मीन समूह, यानी कि जब हम वर्णों को इकट्ठा करके लिखते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अलग अलग वर्ण को इकट्ठा करके लिख रही हूं, कमल, ठीक है जी, क प्लस म प्लस ल, कमल। तो कमल यानी कि एक सार्थक शब्द बन रहा है जिसका अर्थ है एक फूल, ठीक है जी। तो सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। हम वर्णों को जोड़ेंगे लेकिन उनका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, राम श्याम गीता सीता आकाश देवता, इन सब का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे शब्द। आगे इसके प्रकार या रूपों के बारे में जानेंगे शब्द के। तो इसके दो प्रकार हैं शब्द के, ये दो रूप हैं, एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द, ठीक है जी। तो सार्थक शब्द के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, या जैसे कुछ शब्द जो हैं वो हमने कहां कहां से अपनाए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से अपनाए हैं, कुछ शब्द हिंदी में संस्कृत से, जैसे उनको संस्कृत में बोलते हैं वैसे ही अपनाए हैं, या कुछ शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के हैं, कुछ शब्द रूढ़ हैं, कुछ शब्द योग रूढ़ हैं, या कुछ यौगिक शब्द हैं। तो सबके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है जी। निरर्थक शब्द मतलब बेतुके या बेअर्थे जो शब्द होते हैं उनको निरर्थक शब्द बोलेंगे। तो ये भी मैं बताऊंगी कि वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्थक शब्दों की। तो सार्थक शब्दों में सबसे पहले जो हमारा पहला जो भेद आता है वो आता है रचना के आधार पर। दूसरा जो आता है वो आता है उत्पत्ति या जन्म के आधार पर। तीसरा जो आता है वो आता है अर्थ के आधार पर। चौथा आता है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, और पांचवा आता है विकार या प्रयोग के आधार पर। तो सबको वन बाय वन करेंगे हम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्द के कुल आगे जो भेद हैं वो तीन हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करेंगे रूढ़ शब्दों के बारे में। रूढ़ शब्द यानी कि अरूढ़, जैसे हम बोलते हैं ना, या शब्दों में रूढ़ नहीं होते, जैसे कुछ इंसान भी क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। मैं यही मैक्सिमम अपनी क्लास में बच्चों को बताती हूँ कि रूढ़, जैसे रूढ़ कैसे दिमाग में रखना है, रूढ़ रखना कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं, यानी कि किसी और के साथ उनको अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं वो अकेला रहना। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये बड़ा रूढ़ है, किसी के साथ बात नहीं करता, किसी के साथ मिलता नहीं, किसी के साथ जुलता नहीं, यानी कि तो उसको हम क्या बोलेंगे? नहीं बड़ा रूढ़ है, इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं। वैसे ही शब्दों में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो बिल्कुल रूढ़ होते हैं, मतलब वो अकेले, ठीक है जी, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, मतलब जिनको हम तोड़ नहीं सकते, वो अकेले ही बनते हैं, अकेले ही रहते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे हम रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे विभाजन नहीं हो सकता, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता, यानी कि किसी और को ऐड नहीं कर सकते हम, ठीक है जी, तो वो कहलाते हैं आपके रूढ़ शब्द। कौन कौन से? उनको तोड़ते भी नहीं, तोड़ा भी नहीं जा सकता, ना ही उनमें उपसर्ग यानी कि आगे कोई और शब्द ऐड कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? घर, आंगन, पुस्तक, कार, कलम, बस, नयन, घोड़ा, ठीक है जी। तो ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे शब्द आपके हैं ये रूढ़ शब्द, यानी कि जो किसी के योग से नहीं बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। दूसरी बात करती हूं, जैसे यहाँ पे दिया भी है, जैसे घर, घ प्लस र, टूटने के बाद भी उसको कुछ अर्थ नहीं निकलना चाहिए, लेकिन उसको कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। घ अलग वर्ण है, र अलग वर्ण है, बस घर बन गया तो एक शब्द बन गया, तोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे भेद पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। दूसरा जो शब्द का भेद है वो है योग रूढ़ शब्द। जब दो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं, दो रूढ़ शब्द मतलब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलेंगे, घर आंगन जैसे मैंने बोल दिया, तो वो क्या करेंगे, तीसरा शब्द देंगे। घर आंगन मतलब कि जहां पे आप क्या करते हो, निवास करते हो, रहते हो, है ना जी, तो वो। या फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्द आपस में मिलते हैं और एक तीसरे नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, जो आगे हम चलकर समास में पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास, वो वाला। ठीक है जी। जब दो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं, मेन बात है, या पर्यायवाची अर्थ निकालते हैं, तो उनको कहते हैं हम योग रूढ़ शब्द। कैसे, जैसे गजानन, दशानन, लंबोदर, पंकज, चतुर्भुज या त्रिनेत्र। ठीक है जी। गजानन, तो दो रूढ़ शब्द हैं, कौन कौन से, गज जमा आनन। गज जमा आनन मतलब गज के समान आनंद, जिसका मतलब मुख, कौन है, गणेश। तीसरा शब्द निकला इसका नाम, यानी कि होता है ना कि गज जमा आनन, गज, गज के समान आनंद जिसका, कौन है भाई, गणेश। तीसरा दशानन, 10 जवा आनन, जिसके 10 सिर हो, कौन है, रावण। लंबोदर, लंबा प्लस उदर, लंबा है पेट जिसका, लंबा है उदर जिसका, वो भी गणेश। पंकज, पंक जमा ज, मतलब दोनों रूढ़ शब्द हैं, अगर तोड़ते हैं ना तो उनको कोई अर्थ नहीं निकलता है फिर, यानी कि जैसे पंकज जब अलग अलग करेंगे तो दो रूढ़ अलग शब्द होंगे, लेकिन जब उन दो रूढ़ शब्दों को भी हम तोड़ना चाहें तो उनको कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पंकज, कीचड़ में उपजा है जो, कौन सा, कमल का फूल। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी, कौन है, विष्णु ले लो, ब्रह्मा ले लो, जो मर्जी, है ना जी। तो ये हुए आपके योग रूढ़ शब्द, या और भी बहुत सारे हैं इसमें, जैसे विद्यालय, विद्या जमा आल्य, ठीक है जी, जहां पर शिक्षा ग्रहण की जाती है, वो भी अगर लेना हो तो वो यौगिक शब्द में भी आ सकता है, और लेना हो तो वो आपका योग रूढ़ शब्द में भी आ सकता है। विद्यालय, जहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा का मुख्य केंद्र विद्यालय, ठीक है जी, तो उसको यहाँ पे भी ला सकते हैं हम, यौगिक में भी और योग रूढ़ में भी, तीसरा शब्द भी हम निकाल सकते हैं उसका। तो बात करते हैं यौगिक शब्द की। तो यौगिक शब्द जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देता है, बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। लेकिन जैसे विद्यालय की मैंने बात की, तो विद्यालय हम तीसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी। नहीं निकालना है तो विद्या जमाल्य, विद्या जहां पे ग्रहण की जाती है वो विद्यालय, ठीक है जी। घुड़सवार, घुड़ जमा स्वार। रेलगाड़ी, रेल जमा गाड़ी। या फिर आपका जैसे पुस्तकालय, पुस्तक जमा आल्य, न्यायालय, न्याय जमा आल्य। बहुत सारे ऐसे शब्द जिनका हम क्या कर सकते हैं, अगर यौगिक शब्द अच्छी तरह से समझना है तो जिनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, वो सारे के सारे शब्द आपके किस में आएंगे, वो सारे के सारे आपके आएंगे यौगिक शब्द, ठीक है जी। अगला बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा मेन भेद शब्द का उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि जैसे हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐड है ना जी, तो हिंदी एक अपनी भाषा नहीं, बहुत सारी भाषाओं से मिलकर जो है वो आपकी क्या बनी है, वो हिंदी बनी। तो यहाँ पे बोला है उत्पत्ति के आधार, कहाँ कहाँ से उत्पत्ति हुई है इन सारे शब्दों की, जो हम यूज करते हैं, जो हम प्रयोग में लाते हैं, कहाँ पर, हिंदी में, वो जानेंगे। तो सबसे पहले आपका तत्सम शब्द आता है, फिर आपका तद्भव आता है, फिर आपका देशज आता है, फिर आपका विदेशी आता है, और फिर आपका संकर शब्द। तो थोड़ा थोड़ा यहीं पे मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा अर्थ इनका समझा दूंगी, फिर आगे चल के हम डिटेल में भी करते हैं। तो सबसे पहले तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द जो होते हैं वो होते हैं आपके संस्कृत के शब्द, शॉर्टकट में बता रही हूँ, डिटेल में भी बताऊंगी। तद्भव शब्द होते हैं आपके हिंदी के शब्द, ठीक है जी। देशज शब्द होते हैं जो आपकी स्वदेशी भाषा से लिए गए हैं, बोली से, जो आपकी गांव में चलती है। विदेशी मतलब बाहर की जो भाषाएं हैं, वहां से जो शब्द हमने हिंदी में लिए हैं। संकर मतलब मिले जुले शब्द, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं तो उनको हम कहते हैं संकर शब्द, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा अर्थ आपको यहां से पता चल जाएगा, शब्दों का बता दिया मैंने। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द।
दो शब्दों के मेल से बना है तत्सम। तत् जमा सम, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। हिंदी के जो शब्द संस्कृत के समान हैं उन्हें क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। मतलब कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम, जैसे उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं वैसे ही उनका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, सॉरी संस्कृत में करते हैं, वैसे ही सीधे तौर पर हम उनका प्रयोग हिंदी में कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। कौन से ऐसे शब्द हैं? बहुत सारे हैं, कुछ एक यहाँ पे बताए हैं, जैसे धन, नारी, सीमा, शब्द, बालक, रवि, गौरव, पुष्प, नयन, हाँ जी पुष्प, नयन, और भी बहुत सारे ऐसे, यानी कि बहुत ही सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम क्या कहते हैं, सीधे तौर पर जैसे उनको संस्कृत में प्रयोग में लाएंगे वैसे ही उनको कहाँ ले आएंगे? हिंदी में। जल, नयन, पुष्प, आपका फिर यानी कि किसी का नाम या किसी जैसे फल है उसका नाम, तो वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हम सीधे तौर पर प्रयोग में ला सकते हैं तत्सम शब्दों में। डिटेल में भी करवाऊंगी तत्सम और तद्भव शब्दों को। तत्सम शब्द अलग से, तद्भव शब्द यानी कि कैसे उनका अर्थ निकलता है वो भी करवाऊंगी, लेकिन पहले अभी ये टॉपिक चला हुआ है इसको कवर कर लेंगे। दूसरा है आपका तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द मैंने ऊपर भी आपको बताया कि हिंदी के ऐसे शब्द जो, अब हिंदी के शब्द होते हैं जैसे तद जमा भव, दो शब्दों के मेल से इस प्रकार से होना। तद का अर्थ इस और भव का अर्थ प्रकार से होना। किस प्रकार से होना? मतलब अब हम क्या करेंगे, जैसे जो तत्सम के शब्द हैं यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनका क्या किया है हमने कि थोड़ा अर्थ निकाल दिया, उनको सीधे तौर पर प्रयोग नहीं, कुछ एक शब्दों को हम सीधे तौर पर प्रयोग में लाते हैं, लेकिन तद्भव में अब क्या करेंगे कि उनका अर्थ निकाल देंगे, उनका थोड़ा सा, यानी कि जैसे भावार्थ होता है ना कि भाव निकाल देना किसी बात का, वैसे ही। तो यहाँ पे दिए हैं जैसे कुकुकर, कुकुकर होता है कुत्ता, ठीक है जी। मयूर, मयूर होता है आपका मोर। तो यहाँ पे जैसे कुकुर को तत्सम शब्द, कुत्ता यानी कि उसका अर्थ निकाला वो तद्भव शब्द हिंदी का शब्द, मयूर तत्सम का, मोर हिंदी का, चटका, चटका का अर्थ होता है चिड़िया, यानी कि डिटेल में करवाऊंगी आपको तत्सम तद्भव शब्द आगे, तब आपको ज्यादा इसका पता चलेगा। चटका चिड़िया, कपोत कबूतर, घी घर, ठीक है जी। या फिर जैसे आपका घोटक घोड़ा, घट घड़ा, बहुत सारे शब्द, तो वो क्या है उनमें हम थोड़ा सा क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है और उनको तद्भव रूप दे दिया है हमने हिंदी में, ठीक है जी। तो ऐसे इनको प्रयोग में लाया जाता है। अगर इनकी बात करें तो ये टोटली संस्कृत के कहलाएंगे और इनको बात करें तो ये हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग में किए जाते हैं। अगला तीसरा इसका जो भेद है वो है देशज शब्द। देशज शब्द दो भाषाओं के नहीं, दो शब्दों के मेल से बना है। देश जमा ज, देश मतलब गांव, ज मतलब जन्मे, मतलब गांव से जन्मे, पैदा होने वाला, गांव की सीमा में ही सिमट कर रह गए, मतलब ऐसे शब्द जो हमारे गांव में यूज होते हैं और गांव तक ही सिमट कर रह जाते हैं। तो हमने वहां से भी हिंदी में कुछ एक शब्दों को लिया है, जो शब्द हमें अच्छे लगे उनको हमने क्या किया कि हिंदी में बना लिया अपनी देसी बोली से, देसी भाषा से, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो गुजरात की हो, कहीं की भी हो, तो हमने वहां से भी बड़े सारे शब्दों को क्या किया है, हिंदी में मिला लिया है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे कुछ एक शब्द दिए हैं, मेहरारू, देसी शब्दों को शब्देसी शब्द भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? मेहरारू, मनसेदू, लोटा, थरिया, डेवरी, मनेई, गोरू, कूड़ा, कचरा, खिड़की, झोला, थैला, रोड़ा, बैंगन, ठीक है जी। और भी बहुत सारे हैं आपके, बहुत सारे शब्द, झाड़ू, तकिया यानी झाड़ू, आपका बिस्तर, आपका और सब्जियों के नाम, बीच में कुछ एक सब्जियों के नाम, सारी सब्जियों के नाम नहीं आते, कुछ एक सब्जियों के नाम, तोरी, भिंडी, ये इसी में आएंगे आपके स्वदेशी शब्द, ठीक है जी। तो वो आपके हुए स्वदेशी शब्द, ये देसी शब्द, मतलब गांव में जन्मे और गांव में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो वहां से भी हमने कुछ एक शब्दों को क्या किया है, हिंदी में अपनाया है।
मैंने पहले भी बताया आपको कि हिंदी सब भाषाओं के मेल से बनी है, चाहे वो हमारी स्वदेशी भाषा है, चाहे वो विदेशी भाषाएं हैं बाहर से। तो अगला वही हमारा जो चौथा पॉइंट है वही है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मतलब देश की बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। अब बाहर की भाषाओं से कैसे हमने हिंदी में ये शब्द ले लिए? बाहर की भाषाएं जैसे मान लो कि जब अंग्रेज भी नहीं आए थे तो उससे पहले भारत में बहुत सारी जो बाहर फॉरेन कंट्री के जो लोग थे वो आए थे यहाँ पे। क्यों आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से, क्योंकि भारत जो था बड़ा अमीर देश था पहले, बहुत ज्यादा सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, लूट के ले गए। फिर जो कुछ आक्रमणकारी आए उन्होंने अपना शासन किया, कुछ यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए, कुछ इसको लूटने के उद्देश्य से आए। तो सब ने अपना अपना प्रयोग यहाँ पे किया, व्यापार भी किया, आक्रमण भी किए, रहे भी, लूटपाट भी की। फिर ब्रिटिश कंपनी आ गई, फिर उसने जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो लूट कर ले गई। तो सब यहाँ पे आए, तो सब यहाँ पे जो भी अपनी भाषा में जो बोलते थे तो हमने क्या किया, उसको क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। किसमें? अपना लिया, हिंदी में। बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पे, कुछ एक दिए हैं और कुछ एक जैसे अरबी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं, आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं, जापानी के शब्द हैं, चीनी के शब्द हैं, ठीक है जी, या अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। यानी कि जो जो यहाँ पे जातियां आई उन्होंने सबने यहाँ पे अपने अपने शब्द छोड़ दिए और हमने अपना लिए हिंदी में। कुछ एक शब्द जैसे टाइम, बल्लभ, ट्यूबलाइट, लैंप, साइकिल, कफन, कुर्ता, पजामा, कुर्सी, मेज, काजू, किशमिश। उर्दू शब्द जो है वो आपका तुर्की भाषा का शब्द है, उर्दू, ठीक है जी। जलेबी, फर्श, गुलाब, चादर, तकिया, इसमें भी आता है तकिया, ठीक है जी। और ऐसे बात करें तो वो देसी भाषा में भी आता है तकिया। और आपका चाय, लीची, चीनी भाषा के हैं। रिक्शा आपका जापानी भाषा का है। अंग्रेजी भाषा की बात करूं, अंग्रेजी भाषा में जैसे डॉक्टर, नर्स, पेन, पेपर, पिन, मनी ऑर्डर, ठीक है जी, पोस्ट कार्ड आपका, या फिर लेटर, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो आपके अंग्रेजी भाषा के, और कुछ एक जो है वो अन्य भाषाओं, ठीक है जी। तो सारे शब्द हमने क्या किए हैं, इन सब शब्दों को हमने किस में अपना लिया है, अपनी हिंदी में अपना लिया है। तो वो कहलाते हैं हमारे विदेशी शब्द। अगली बात करती हूँ, पांचवा जो है इसका, पांचवा है संकर शब्द। संकर शब्द मैंने पीछे भी आपको बताया, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। मतलब जैसे हिंदी प्लस अंग्रेजी हो गया, हिंदी प्लस फारसी हो गया, या फिर हिंदी प्लस संस्कृत हो गया। तो वो सारे के सारे शब्द, जैसे देसी प्लस विदेशी भाषा, यानी कि एक हमारी और एक बाहर की भाषा, तो उसको मिलाकर हमने बहुत सारे शब्द बनाए। जैसे रेलगाड़ी, ठीक है जी, किताब घर, गोताखोर, तहसीलदार, सिनेमा घर, लाठी चार्ज, रेल विभाग, फिल्म उत्सव, छायादार जो है वो आपका फारसी प्लस हिंदी का। ये जैसे पूंजीपति, पूंजी आपका संस्कृत का, पति आपका हिंदी का। टिकट घर, टिकट आपका यहाँ पे दिया नहीं है, टिकट आपका इंग्लिश का और अंग्रेजी का, और घर आपका हिंदी का। यहाँ पे भी वो सब जो है ये सारी भाषाओं के मेल से बनते हैं, दो भाषाओं के मेल से, तो उनको कहते हैं हम संकर शब्द। अगला बात करते हैं अर्थ के आधार पर। तो तीसरा मेन भेद है ये शब्द का। तो अर्थ के आधार पर आप क्या आते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द और अनेकार्थिक शब्द। पर्यायवाची शब्द डिटेल में करते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है मैं बता देती हूँ। पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द जिनका क्या निकलता है, एक समान अर्थ निकलता है। जैसे एक शब्द होगा उसको और क्या क्या बोलते हैं और अन्य क्या क्या नाम उसके हैं, वो पर्यायवाची। जैसे मान लो सूर्य को और क्या बोलते हैं, भानु, रवि, भास्कर, प्रभाकर, दिनाकर, यही बोलते हैं ना, तो वो आपका पर्यायवाची शब्द, ठीक है जी। यानी कि एक शब्द है और उसके ही समान हमने आगे क्या निकालने हैं, अर्थ निकालने हैं। यानी कि उस एक शब्द को और क्या क्या बोलते हैं, बस वो ही बताना। हमने ये नहीं बोलना कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकालने की, हाँ ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, इसको वो नहीं बोलना, वो अनेक आर्थिक शब्दों में आता है। पर्यायवाची शब्द एक शब्द और उसके समान जितने उसके अर्थ निकलेंगे वो पर्यायवाची शब्द। बहुत सारे शब्द हैं, डिटेल में करने होंगे, मैं डिटेल में करवा दूंगी आपको। विलोम शब्द पर पहले
डिटेल में करना यानी कि बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि आपको इसका अगर अर्थ पता चल गया कि नहीं पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं, यानी कि प्राय मतलब एक ही शब्द को आगे हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं ना जी। जैसे मान लो पानी की बात करूं तो पानी को क्या बोलते हैं, जल, नीर, है ना जी, सलिल सलिल। तो ये जो है वो पानी को हम आगे बोलते हैं, ठीक है। तो पानी को बोलते हैं तो वो पानी यानी कि और अन्य को ये और शब्द नहीं करना, बस उसी से रिलेटेड बताने, तो वो पर्यायवाची। बात करते हैं विलोम। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, मतलब जैसे एक सीधा शब्द होगा तो आपको उसका उल्टा बताना है। विपरीत आर्थिक, विपरीत दिशा, हम बोलते हैं ना कि हाँ एक ही साइड जा रहा है, एक विपरीत आर्थिक दिशा में जा रहा है, एक अगर पूर्व जा रहा है तो दूसरा पश्चिम जा रहा है, तो वो हुई विपरीत आर्थिक। मतलब विलोम शब्दों को दूसरा नाम है विपरीत आर्थिक। जैसे दिन है तो मैं बोलूंगी रात, अपना है मैं बोलूंगी पराया, आकाश है मैं बोलूंगी पाताल, ठीक है जी। या फिर सुख है मैं बोलूंगी दुख, छोटा है मैं बोलूंगी बड़ा। तो वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं, विपरीतार्थक शब्दों में। अगला है समोच्चारित। समोच्चारित मतलब जिसका उच्चारण एक जैसा हो, कई बार मैक्सिमम जैसे अंश और अंश, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन बोलने में और अर्थ निकालने में अलग, ठीक है जी। यानी कि दोनों का अर्थ क्या निकलता है, अलग निकलता है। जैसे कवि या कभी, वो भी इसी में आता है समोच्चारित शब्दों में, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको यानी कि हम क्या करते हैं कि एक जैसा हम उच्चारण स्थान बताते हैं, लेकिन क्या होता है, एक होता है आपका कुल और एक होता है आपका कूल, दोनों का अलग अलग अर्थ, ठीक है जी। दोनों का अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन समोच्चारित सिर्फ केवल मात्राओं का फर्क होगा तो उसको बोलेंगे समोच्चारित, एक समान उच्चारण वाले शब्द। अगला है अनेकार्थिक शब्द। एक ही शब्द के अनेक अर्थ, ये आया आपका अनेकार्थिक शब्द। जैसे द्विज, द्विज किसको कहते हैं, पक्षी, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा, ठीक है जी, तो उसको कहेंगे द्विज। तो वो आपका हुआ अनेकार्थिक शब्द, ठीक है जी। डिटेल में करेंगे, अभी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते पहले। अगला आपका इसका शब्द का जो चौथा भेद है वो है काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर। तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर यानी कि जो हमारे काव्य शास्त्र के ज्ञाता हैं उन्होंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से, पहला है शब्द का अभिधा रूप, दूसरा है लक्षणा रूप और तीसरा है व्यंजना रूप। थोड़ा थोड़ा जानेंगे होता क्या है। पहला है शब्द का अभिधा रूप, जहां किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाए मतलब जहां पर किसी बात को सीधे तौर पर प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि ना तो उसकी तुलना की जाती है ना तो उसमें व्यंग्य कसे जाते हैं, सीधे तौर पर जो बात हम कहते हैं उसको कहते हैं शब्द का अभिधा रूप। जैसे राम कक्षा का अच्छा लड़का है, ठीक है जी, तो सीधे तौर पर बात कही कि राम कक्षा का कैसे लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है जी। ये मैंने सीधा बोल दिया कि या मैं सीधा तरीके से बोलूं कि राम पढ़ने में बहुत होशियार है, ठीक है जी। तो वो भी मैंने शब्द का एक कौन सा रूप बताया आपको, अभिधा रूप, यानी कि सीधे तरीके से मैंने क्या कही, अपनी बात रखी, ठीक है जी। लक्षणा रूप, जहां किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए, मतलब तुलना की जाए, जैसे करते हैं ना मैक्सिमम तुलना कि हाँ राम कक्षा का शंकराचार्य, तो राम की तुलना किसके साथ की गई, शंकराचार्य के साथ, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे निजी जिंदगी में हम बहुत सारे ऐसे वाक्यों को दोहराते हैं, यानी कि एक दूसरे की क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, तो उसको कहते हैं शब्द का लक्षणा रूप, मतलब तुलना करना, ठीक है जी। घरों में भी चलती है, स्कूलों में भी चलती है, सब जगह यानी कि ये तुलना वाला रूप जो है वो चलता ही है। अगला है शब्द का व्यंजना रूप। व्यंजना मतलब व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत करना, जैसे राम गोबर गणेश है, मतलब उसके ऊपर क्या करना, किसी के ऊपर व्यंग्य टोंट कसना, वो सारे के सारे किस में आते हैं, आपके शब्द के व्यंजना रूप में। अगला 5वां जो है वो है आपका
प्रयोग या विकार के आधार पर। तो इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है आपका विकारी और एक है आपका अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के कारण बदल जाते हैं, मतलब कि जैसी स्थिति होगी वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। तो कौन कौन से विकारी शब्द होते हैं? आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे शब्द आपके क्या हैं? विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये मैंने आपको बताया कि ये विकारी शब्द हैं, जैसे यानी कि चेंज हो जाते हैं। जैसे माता, पिता भी बन जाता है, भाई, बहन, भगवान, शैतान, पुस्तक, कलम। ठीक है जी। ये जैसे राम है तो राम के स्थान पर सर्वनाम में जाके हम वह यूज कर सकते हैं। तो वो सारे शब्द जो किसी भी स्थिति को देखकर बदल जाते हैं वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। अगला दूसरा है अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के कारण अपना अर्थ नहीं बदलते, मतलब अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके अविकारी शब्द। कौन कौन से? जैसे हे, हो, संबोधनवाची, अरे, अवे, किंतु, परंतु, और, या, अगर, मगर, लेकिन, इसलिए, ये सारे के सारे धीरे धीरे ये सारे के सारे आपके क्या हैं? अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं? यहाँ पे दिए हैं, ये सारे आपके विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द ये जैसे संबोधनवाची, मतलब किसी को संबोधित करना, विस्मय आदि बोधक चिन्ह या संबोधनवाची चिन्ह जरूरी। हे, हो, अरे, अवे, वाह, हाय, ये सारे किस में आएंगे? आपके संबोधनवाची में। दूसरा है क्रिया विशेषणवाची, धीरे धीरे, जोर से, तेजी से, अंदर, बाहर, है ना जी, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, रात, दिन, ये सब क्रिया विशेषणवाची शब्दों में आते हैं। समुच्चयवाची, समुच्चयवाची और किंतु, मतलब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द हम प्रयुक्त करते हैं वो समुच्चयवाची कहलाते हैं। और, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, इसलिए, या। ठीक है जी। या संबंधवाची, संबंधवाची मतलब तक, भर, अथवा, या, भरसक या भरपेट, ये सारे सारे आपके क्या हैं? संबंधवाची। ठीक है जी। यहां तक। अब बात करती हूं जो दूसरा हमने भेद, ये तो सार्थक शब्द किए सारे, निरर्थक भेद। तो निरर्थक भेद क्या होते हैं? जो बिना अर्थ के, मतलब हम एक सार्थक शब्द के साथ जो एक बिना अर्थ का शब्द प्रयुक्त करते हैं उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे राम, बाम, रोटी, ओटी, पानी, बानी, लड़की, वोड़की, यानी कि निरर्थक शब्द। तो राम तो उसका अर्थ निकलता है, वो तो सार्थक शब्द है, रोटी भी सार्थक शब्द है, या फिर आपका पानी भी सार्थक शब्द है, या आपका लड़की भी सार्थक शब्द है। लेकिन जो निरर्थक शब्द हमने प्रयुक्त किए वो कौन कौन से? बाम, ओटी, बानी, बोड़की, है ना, पैसा, वैसा, ऐसे यूज करते हैं ना एक सार्थक शब्द के साथ एक निरर्थक शब्द। तो वो सारे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द, यानी कि बिना अर्थ के। ठीक है जी। तो यहां तक था आपका शब्द वाला टॉपिक। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।